नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनसुख हिरेन हत्या केस में सनसनीखेज खुलासा। एटीएस ने बताया चोरी की गाड़ी में वाजे ने करवाया था मर्डर, औरंगाबाद से उड़ाई थी कार। 100 करोड़ की वसूली पर आज सीबीआई के शिकंजे में फंसे देशमुख। एसपी रैंक के 2 अफसरों ने कई घंटों तक की पूछताछ, ठोके 2 दर्जन से ज्यादा सवाल। बंगाल के दंगल में ओवैसी का आक्रमण। मोदी ममता को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। 24 घंटे के बैन के बाद ममता पहुंची कूच बिहार। बेकाबू कोरोना पर अनलिमिटेड कालाबाजारी। महाराष्ट्र में मिल रही फर्जी रिपोर्ट। रायपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी। जयपुर में वैक्सीन चुराया। और कोरोना और परीक्षा से डरे लाखों छात्रों को सीबीएसई ने दी राहत। 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित। सबसे पहले खबर वसूली गैंग के सबसे बड़े प्लेयर सचिन वाजे की। वर्दी के रौब पर वसूली और फर्जी एनकाउंटर के आरोप तो इस पर पहले ही लग चुके हैं। एटीएस की जांच में पता चला है कि वाजे गाड़ी चोर भी था। मनसुख हिरेन हत्या केस की जांच के दौरान एटीएस को पता चला कि जिस गाड़ी में मनसुख का मर्डर किया गया था, असल में वो औरंगाबाद से चुराई गई थी। इस पड़ताल का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि 2 गाड़ियां आगे पीछे दौड़ रही थी। आगे वाली गाड़ी में मनसुख का मर्डर हो रहा था और पीछे वाली गाड़ी में बैठकर वाजे ये मर्डर देख रहा था। डॉक्टर साहब, एनकाउंटर वसूली के दाग तो उस पर पहले ही लग चुके थे, अब वाजे जो है वो गाड़ी चोर भी हो गया है। देखिए, आपने जो कहानी बताई कि किस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या आगे की गाड़ी में हो रही है और पीछे जो गाड़ी चल रही है उसमें सचिन वाजे चल रहा है जी। सचिन वाजे ने ये पूरा प्लान किया और ये इंसान नहीं, ये दरिंदा है जी। मनसुख हिरेन तो इसका दोस्त था। मनसुख हिरेन के साथ इसकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, आना जाना था। इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो खुलेआम उसकी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था जी। उसके बुलावे पे आ जाता था। यहाँ तक कि उसने चिट्ठी भी लिख डाली सचिन वाजे के कहने पे मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को, कि ताकि वो सारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की दरिंदगी है ये, कि आप इतने ही आप निष्ठुर हो जाते हैं कि आप अपने दोस्त की हत्या कर देते हैं। तो इन लोगों के साथ तो सिंपैथी न पहले कभी थी न कभी होगी, क्योंकि ये लोग खाकी वर्दी के नाम पे अब तक का जितने भी कहानी खाकी वर्दी वालों की आई है, उसमें सबसे घृणित कहानी इस स्कॉटलैंड यार्ड, ये उद्धव ठाकरे के जो सबसे काबिल, सबसे ईमानदार, सबसे कहते होनहार डिफेंड कर रही सरकार, और देखिए इसकी करतूत कि क्या है। अब इन लोगों के साथ तो आप ये समझिए कि इन लोगों को तो फांसी की सजा होगी, क्योंकि जिस तरह के सबूत अब मिल रहे हैं, जिस हिसाब से वो किया गया है, और ऑलरेडी ये तो प्रोफेशनल था इस मसले में। पिछली बार नौकरी गई थी इसी बात को लेकर के। एक शख्स गायब है तो गायब ही हो गया, पता ही नहीं चल पाया। मनसुख हिरेन का भी पता नहीं चलता। अगर वो लो टाइड नहीं आ गया होता तो उसकी लाश जो है वहां पे कीचड़ में फंस नहीं गई होती, तो अदरवाइज ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई रहती, ये घूम रहा होता, ये जांच कर रहा होता। आप विडंबना देखिए, ये उद्धव ठाकरे सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इस बात को सिर्फ सोच करके भी, कि जो हत्यारा है, जिसने खुद विस्फोटक रखे, उसके हाथ में आपने जांच दे दी। अगर उस मनसुख हिरेन की डेड बॉडी अगर नहीं मिलती, आज सचिन वाजे इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता और पता नहीं किसको फंसा करके किसको इनकाउंटर कर देता। तो ये बताता है कि किस हिसाब से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। इस सरकार को तो कोई मॉरल अधिकार ही नहीं है एक विधिन शासन करने का। जी,
अगली खबर है मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से 100 करोड़ की वसूली और ट्रांसफर रैकेट चलाने के आरोप में सीबीआई ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया। खबर है कि एसपी रैंक के 2 अफसरों ने देशमुख से करीब 2 दर्जन छोटे बड़े सवाल किए। दरअसल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ट्रांसफर और वसूली का रैकेट चलाने के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई इस मामले में एक के बाद एक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आज देशमुख की बारी थी। डॉक्टर साहब, इस केस की वजह से देशमुख की कुर्सी जो है वो पहले ही जा चुकी है। अब सवाल जवाब से आगे क्या कुछ होगा? देखिए क्या डेस्टिनी है। पूछताछ कहाँ हो रही है? तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सीबीआई सारे लोगों को बुलाती थी, पूछताछ होती थी। और ये सत्ता के दंभ में, अहंकार में इसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 10 मिनट बाद ही इसने ऐलान कर दिया था कि ये तो एक आत्महत्या है, इसने आत्महत्या की है। अब आज एक आरोपी बनकर ये गृह मंत्री वहां बैठा हुआ है और मैं आपको बता दूं 2 दर्जन सवाल क्या, इससे तो सैकड़ों सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने, इस सरकार ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। इनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं जो खबरें आ रही है अंदर से वो मालूम चल रहा है कि इनकी याददाश्त भी चली जाती है, कभी कभी ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो जवाब देते हैं वो खुद को फंसाने वाले देते हैं, क्योंकि सीबीआई इनसे मिलने से पहले इनके असिस्टेंट से बात कर चुकी है, वाजे से बातचीत हो चुकी है, परमवीर सिंह से बातचीत हो चुकी है और भी कई लोगों से बातचीत सीबीआई ऑलरेडी कर चुकी है। और इसलिए जब कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे दूं कि जैसे पूछा गया कि भाई क्या आपने सचिन वाजे से 2 करोड़ रुपए मांगे थे कि भाई शरद पवार नाराज है, तो अब इसमें उनको याद नहीं आ रहा। अब याद क्यों नहीं आ रहा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बात उसने, जो सचिन वाजे ने चिट्ठी लिखी उसमें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि नागपुर में थे भाई साहब ये देशमुख साहब, और नागपुर से उन्होंने फोन किया था, तो फोन की रिकॉर्डिंग भी तो हो सकती है। अब ये एविडेंस सामने आ रहा है, तो ये जो है अब ये ड्रामा कर रहे हैं। इनसे पूछा गया कि क्या आप जब परमवीर सिंह से मिल रहे थे, वाजे से जब आप मिलते थे, आपका सेक्रेटरी वहां पे मौजूद होता था या नहीं होता था? क्या आप अपने जो पुलिस महकमे के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उसको अपने घर मिलने को बुलाते थे या नहीं बुलाते थे? अब इन सब चीजों के तो सबूत है। गृह मंत्री के अंदर कौन, के घर के अंदर कौन जा रहा है, आ रहा है, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा, अंदर कैमरा, सब जगह। तो ये ये सवालों से जो है वो उनकी बौखलाहट जो बढ़ रही है। लेकिन मजेदार बात क्या है, पूछताछ घंटों चल रही है किसकी? अनिल देशमुख की। पसीना किसको आ रहा है? पसीना आ रहा है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि अब जैसा लग रहा है कि जिस तरीके से गूफअप अनिल देशमुख ने अपनी पूछताछ में की है, तो एफआईआर तो दायर होगा, और एफआईआर दायर होते ही इनको जब गिरफ्तार किया जाएगा तब ये सरकार तो बच नहीं पाएगी। ये अपने ही विरोधाभास में ये जो 3 अलग अलग साइज के जो पहिए हैं, तीनों 3 दिशा में भागेगी, और ये सरकार महाराष्ट्र की जनता को कोरोना के महामारी के बीच में छोड़ के ये लोग अपने अपने घर में जाकर के बैठ जाएंगे, जनता को मरने छोड़ देंगे। अगली खबर है पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल से। जी हां, अपनी बदजुबानी पर 24 घंटे का बैन झेलने के बाद ममता बनर्जी जब प्रचार मैदान में उतरी तो एक बार फिर वो तुष्टीकरण की राजनीति में शरीक हो गई। बहाना कूच बिहार में हिंसा पीड़ितों से मिलने का था, लेकिन निशाना सिर्फ अपने वोट बैंक पर था। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और ममता को एक ही सिक्के के 2 पहलू कहकर चुनावी तूफान में एक नई हवा भर दी है। डॉक्टर साहब, ममता क्या कम थी कि ओवैसी भी अब इस तरह की बातें जो है वो करने लग गए? देखिए, ओवैसी की पॉलिटिक्स अलग है, ममता की पॉलिटिक्स अलग है। ममता बनर्जी तो अब ब्रेजन तरीके से वो वहां पे मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है। मुस्लिम अपीजमेंट आपकी पूरी रणनीति बन गई है। आप कूच बिहार जाते हैं, 5 लोगों की मौत हुई थी। एक राजवंशी समुदाय का दलित लड़का, उसको टीएमसी के गुंडों ने गोली मार दी,
और 4 लोगों की जो मौत हुई है वो सीआरपीएफ की गोली से हुई, क्योंकि ये लोग बूथ लूटना चाह रहे थे, सीआरपीएफ के हथियार को लूट रहे थे, ये गुंडे थे। और इन गुंडों के लिए बड़ा दर्द हो रहा है ममता बनर्जी को। और तो और इन गुंडों के लिए ममता बनर्जी कह रही है कि वहां पे वो उसकी याद में स्मारक बनाएगी। मतलब आप माने हिंसा को लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप उसको यूलोजाइज कर रहे हो कि जो चुनावी हिंसा करेगा, सीआरपीएफ के राइफल छीनेगा, ये गुंडे बदमाश, उसके नाम से स्मारक बनेगा बंगाल के अंदर। तो ये तो ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट का एक जो है, तो ये खुद को सेकुलर बता करके आप मुस्लिम अपीजमेंट करें और मुसलमानों के सिर पे टोपी पहनाएं। टोपी क्यों पहनाएं? ये जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और ममता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो एक सिक्का तो नजर आता है सबको। जब भी आप किसी एक पहलू को देखिएगा, एक साइड देखिएगा, तो दूसरा साइड नजर नहीं आता है ना। ये जो लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी हकीकत ये है, समझ लीजिए कि सिक्का तो एक ही होता है, लेकिन आप हमें 2 साइड एक साथ नहीं देख सकते। तो वो एक साइड उनको नजर आ रहा है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी की राजनीति क्या है? ममता बनर्जी की राजनीति ये है कि मुसलमानों को इतना डरा दो, इतना बहका दो, इस तरह के अफवाह फैला दो, उनके मौलानाओं को खरीद लो, पैसे दे दो। इनके जो एजेंट्स हैं, मुसलमानों की वोट की जो खरीद बिक्री देश के अंदर में होती है, ये सेकुलर पार्टियां पैसे देकर के खरीदती हैं। और वो बेवकूफ़ मुसलमान होते हैं जो अपने रहनुमाओं के चक्कर में, मौलवी मौलानाओं के चक्कर में, फतवा के चक्कर में उनकी बातों को सुन करके जाकर के वोट दिलाते हैं। तो ओवैसी साहब वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नाम लेकर के ममता बनर्जी मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है, और दूसरा साइड वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो एक ही पहलू कह रहे हैं। दूसरी तरफ की जो राजनीति है वो साफ कहती है कि भाई मुसलमानों से हमको वोट लेना ही नहीं है। मुसलमानों के यहाँ वो प्रचार करने जाते भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों, उसके प्रचारकों को साफ साफ कह दिया गया है कि मुसलमानों की तरफ वोट मांगने के लिए जाना भी मत, टाइम बर्बाद मत करना। उतना टाइम अगर आप हिंदुओं के बीच में दोगे तो आपके कुछ वोट बढ़ जाएंगे, मुसलमानों के पास जाकर के तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो ये 2 अलग अलग तरह की राजनीति है। एक मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में सब कुछ जिन्होंने अपना तबाह बर्बाद कर दिया, बंगाल को चौपट कर दिया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जो मुसलमानों से 2 टूक कहती है कि अगर आप मुझे हराने के लिए वोटिंग करोगे तो हम भी आपके साथ नहीं हैं, हमको आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवैसी का कहना है। लेकिन ओवैसी साहब से लेट हो गया, देरी हो गई, उनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई, इसलिए बंगाल में उनका असर भी जो है अब बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो गया है। जी, अब खबर कोरोना की। एक तरफ महामारी बेकाबू है और दूसरी तरफ लोग इस पर भी पैसे कमाने में जुटे हुए हैं। कई राज्यों में कोरोना पर कालाबाजारी चल रही है। महाराष्ट्र में बिना टेस्ट के 300 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है। 10,000 रुपए में आइसोलेशन से बाहर जाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रायपुर में रेमडेसिविर के डोज ब्लैक में मिल रहे हैं। जयपुर में वैक्सीन का पूरा स्टॉक चोरी हो गया। कहा जा रहा है कि इसे भी ब्लैक किया जाएगा। डॉक्टर साहब, कोरोना से फिर भी लोग जो हैं वो लड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग चल रही है देश के अंदर, उसका क्या होगा? देखिए, ये मत बोलिए देश के अंदर। आपने 3 घटनाएं बताई, एक महाराष्ट्र की है, दूसरी छत्तीसगढ़ की है और तीसरी राजस्थान की है। तीनों जगह ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये लूटना, खसोटना, आपदा के दौरान पैसे बनाना, ये कांग्रेस की फिलॉसफी है, ये उनकी डीएनए में है। महाराष्ट्र को लेते हैं पहले, तो महाराष्ट्र में तो वसूली करने के लिए सरकार बनाई है। बार वाले से वसूली करो, होटल वाले से करो, बस वाले से करो, ऑटो वाले से करो, सबसे वसूली करो। अब कोरोना आ गया तो कोरोना के मरीजों से भी वसूली करो। 10,000 में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्वारंटाइन से आप बच जाएंगे। एक सप्ताह पहले मैंने इस स्टोरी को बताया था कि किस तरह से एयरपोर्ट के अंदर वो लोग वसूली गैंग वाले सब आते हैं, वहाँ पे बीएमसी की गाड़ी आती है
और उसमें लेकर के कि भाई फला होटल में तुमको क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया जा रहा है, और वहां जब ये पहुंचते हैं 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं, ये अपने घर गए और फर्जी एंट्री हो जाती है उस होटल में कि ये लोग इतने दिनों से रह रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। 300 रुपये में टेस्ट का सर्टिफिकेट मिल जा रहा है कि भाई कोरोना नेगेटिव है। अब आप देखिए उद्धव ठाकरे सरकार के नाक के नीचे महाराष्ट्र से कहां ये पहुंच गया। ये जो सेकेंड वेव आया है, मेक नो मिस्टेक, ये महाराष्ट्र की सरकार की बेवकूफी की वजह से ये पूरे देश में फैला है। और जिन जिन राज्यों की सरकारों ने जो ज्यादा करमचंद बनना चाह रहे थे कि अभी तो थर्ड फेज का रिजल्ट आया नहीं है, वैक्सीन जल्दी आ गया है, हम नहीं लगाएंगे। वैक्सीन चोरी हो रही है, बताइए जयपुर के अंदर में। ये यही इसलिए देखिए सारे विपक्ष की पार्टियां सब कह रहे हैं फ्री कर दो, फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि कालाबाजारी हो, 200 रुपये का वैक्सीन 2000 में बिके और ये लोग माला माल हो जाए। तो ये सो घृणित राजनीति है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेताओं से हिंदुस्तान की जनता घृणा करने लग जाती है। उसकी वजह ही यही है। अरे डायन भी जो होती है नौकर छोड़ के हमला करती है, लोग मर रहे हैं और तुम लोग निर्लज्ज लोगों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं मिल रहा। तो ये इसकी कहानी है जी। और अब आखिरी खबर देश के लाखों बच्चों के लिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीबीएसई ने आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। मतलब इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही छात्रों को पास कर दिया जाएगा और 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब 1 जून को फिर से समीक्षा होगी और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फैसला बहुत अच्छा है। जब बच्चों की जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th, क्लास 12th, BA, MA, ये सब एग्ज़ाम तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ज़िंदगी रहेगी तो बाकी सब सारी चीज़ें होंगी। इसलिए इसको पोस्टपोन करना ज़रूरी था कि जितने भी एक्सपर्ट्स आप देखें जो बातचीत कर रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को, सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये जो सेकेंड फेज जो आया है ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर कर रहा है और इसलिए उनको बचाना बेहद ही ज़रूरी है। 1 साल तो अभी चला गया, लोग किस तरीके से घर में पढ़ रहे हैं, हम लोग सब लोग वाकिफ़ हैं किस तरीके से वहाँ पे जो है लोग, अच्छा बच्चों के दिमाग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, वो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, एक अलग तरह का डिप्रेशन, एक अलग तरह की एक साइकोलॉजिकल माने माइंडसेट उनका जो है वो तैयार हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। 1 साल उन्होंने अपने बचपन को खो दिया है, उसको रिस्टोर करना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम वगैरह तो आएंगे जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास 10th का जिस तरीके से बाकायदा इंटरनल असेसमेंट, भाई घर में बैठ कर के आप एग्ज़ाम दीजिए, उससे आपका असेसमेंट हो जाएगा, आप अगले क्लास में चले जाएंगे। क्लास 12th की जहाँ तक बात है तो क्लास 12th के ऊपर भी ये जो झिझक है, ये झिझक को ख़त्म करना पड़ेगा बिना किसी डाउट के। जिस तरह से क्लास 10th को बाकायदा अगले क्लास में डालने के लिए कह दिया गया है, उसी हिसाब से क्लास 12th के बच्चों को भी इंटरनल असेसमेंट के जरिए उनकी परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए। अगर इस तरह का जो एडवेंचरिज्म है, जब देखिए मुख्यमंत्री और बड़े बड़े लोग कोरोना से ग्रसित हो जा रहे हैं, डेथ 1000 की संख्या में हो रही है, कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम के नाम पे किसी की मौत हो जाती है, तो वो पाप किसके सर होगा, वो फैसला करना इन लोगों को है। और इसलिए ये जो तमाम ये जो राज्य सरकारें हैं, कुछ राज्य सरकारें अभी भी वो चालू है उनका कि जो स्टेट बोर्ड का है वो एग्ज़ाम चल रहा है, ये सब इसके ऊपर फुल स्टॉप कर देना चाहिए। बच्चों की ज़िंदगी सबसे अहम है और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम आएंगे जाएंगे, उसका कोई माने मतलब नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।